कट करो कट करो। चालू करायचं. चला आज काय ते मला त्रिलोक सर आणून दे रे. चलो. तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके. अपन यहाँ पर स्टैंड क्यों नहीं ना. प्रतिदिन की सायंकाल की सभा में जो हम अधोलोक की चर्चा कर रहे हैं उसमें नरक की चर्चा अपनी चल रही है. और नरक की चर्चा करते हुए हमने यहाँ पर देखा था 7 पृथ्वियां, 7 पृथ्वियों में त्रसनाड़ी के अंदर नरक, नरक के बिल, उसमें से पहले नरक के बिल के बारे में अपन ने चर्चा की थी. अभी अपने को आज दूसरे नरक के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है. दूसरा, तीसरा और चौथा, इनकी चर्चा अपन आज करेंगे. देखिए, एक नरक के बारे में अपन ने जब विस्तार से चर्चा की, उसके बाद बाकी के नरकों का विस्तार थोड़े बहुत फर्क से है, लेकिन वह विस्तार उसी प्रकार से है जैसे पहले नरक के बारे में अपन ने देखा था. इसीलिए उसका बहुत अधिक विस्तार नहीं है, लेकिन फिर भी नरक की अपेक्षा उनको समझने की आज हम कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए. देखिए, दूसरा नरक, दूसरे नरक का नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा. पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा, दूसरे नरक का नाम है शर्करा प्रभा. और दूसरे नरक के बारे में कल हमने 2 इंद्रक बिलों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी कि 2 जो नरक का बिल है, 2 सेकंड इसमें, दो मिनट चालू हो रहा है.
2 मिनिट थांबते का? चलिए, देखिए, कल हमने यहाँ पर देखा था कि जो 2 इंद्रक बिल है, इन 2 इंद्रक बिलों के बीच में क्या अंतर है, उनका क्या स्वरूप है, उन सब की चर्चा हमने कल की थी। यह आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने कल अंत में देखा था। ये दूसरे और तीसरे नरक का इंद्रक बिल और उसके बीच में जो अंतर है, स्वस्थान अंतर और परस्थान अंतर। दूसरे नरक के इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, इनके बीच में जो अंतर है वह अंतर कल अपन ने देखा था। उसके बाद परस्थान अंतर भी अपन ने कल देखा था। यह चर्चा तो अपनी कल हो चुकी। आज हमें चर्चा करनी है वह दूसरे नरक के बाद तीसरे नरक के बारे में। जो तीसरा नरक है, पहला नरक कौन सा? रत्न प्रभा। दूसरा नरक शर्करा प्रभा। तीसरा नरक वालुका प्रभा। तीसरे नरक का नाम वालुका प्रभा इसलिए पड़ा है क्योंकि बालू होती है, उसकी एक विशिष्ट प्रकार की आभा होती है, विशिष्ट प्रकार की चमक होती है। वैसे इस नरक की आभा होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वालुका प्रभा। वालुका प्रभा पृथ्वी पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरी तरह से फैल चुकी है और पूरब से पश्चिम तक फैली हुई उस पृथ्वी का आकार वेत्रासन के समान है। वेत्रासन क्यों कहा? क्योंकि मैंने पहले दिन आपको बताया था, वेत्रासन मतलब बांस का आसन होता है जो ऊपर की तरफ तो छोटा होता है और नीचे की तरफ बढ़ जाता है। और उत्तर और दक्षिण आमने सामने वह बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वहां पर वेत्रासन नहीं होता। क्योंकि पूर्व पश्चिम की ओर यदि अपन इस मध्य लोक को देखें या लोक को देखें तो वह अंतर बीच में 1 राजू है और नीचे 7 राजू है, इसलिए बीच से नीचे तक बढ़ता जाता है, इसलिए उसका आकार वेत्रासन के समान हो जाता। लेकिन उत्तर दक्षिण में बिल्कुल स्ट्रेट है, समान है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा यह तीसरा नरक है। इस तीसरे नरक में तीसरे नरक की ऊंचाई हमने देखी थी 28,000 योजन। इतनी ऊंचाई तीसरे नरक की होती है। लंबाई पूर्व पश्चिम की ओर तो दोनों तरफ लोकाकाश के अंत तक फैला हुआ है, लेकिन त्रसनाड़ी के बीच में यदि देखें तो 28,000 योजन ऊंची और 1 राजू चौड़ी, ऐसी यह तीसरी पृथ्वी का त्रसनाड़ी के अंदर का भाग है। और इस 1 राजू में और 28,000 में ही तीसरे नरक के बिल पाए जाते हैं। इस तीसरे नरक में भी ये जो ऊपर का 1,000 योजन और नीचे का 1,000 योजन इतना भाग छोड़ दे तो बीच के 26,000 योजन में नरकों के पटल पाए जाते हैं। इस 26,000 योजन में
9 पटल पाए जाते हैं। याद रखना, पहले नरक में 13 पटल थे, दूसरे में 11 पटल थे, अब तीसरे की चर्चा कर रहे हैं तो तीसरे में 9 पटल पाए जाते हैं। और इन 9 पटलों में नारकियों के 15 लाख बिल होते हैं कुल मिला के। मतलब इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, इन तीनों का जोड़ करें तो तीसरे नरक में 15 लाख बिल होते हैं। उसमें से इंद्रक बिल 9 पटल में, हर एक पटल में एक इंद्रक बिल होता है, इसलिए वह 9 इंद्रक बिल पाए जाते हैं। श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या देखें तो 1476, 1476 इतने श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं। और प्रकीर्णक बिल 14,98,515 इतने प्रकीर्णक बिल होते हैं। इस प्रकार से 9 पटलों में कुल मिला के 15 लाख बिल पाए जाते हैं। इन 15 लाख बिलों में 3 लाख बिल तो संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। आपको कल मैंने एक गणित बताया था, वह आपको याद होगा। हर नरक में आप ध्यान रखना, 1/5 1/5 इतना भाग तो संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का होता है और 4/5 इतनी संख्या तो असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों की होती। तो यदि आप इस संख्या को, कोई भी जितने भी बिलों की संख्या है उसको यदि 5 से भाग दो तो 1 भाग निकलता है। इसको असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल कहते हैं। और इसको यदि अपन थोड़ा याद आया इसलिए बताऊं, जब अपन कर्णानि योग पढ़ ही रहे हैं, इस कर्णानि योग में जब कर्म के सिद्धांतों की चर्चा करने वाले ग्रंथों के माध्यम से इस गणित की चर्चा करते हैं, तो जैसे गोमड़सार आदि ग्रंथ हैं, उसमें 1 भाग आणि और बहुभाग ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब इस 15 लाख को 5 से भाग देंगे तो 1 भाग तो संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का होता है और बहुभाग असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का होता है। तो 1 भाग हुआ 3 लाख, इतनी संख्या वाले तो संख्यात योजन विस्तार वाले हो गए। और बचे बहुभाग मतलब 4 भाग वाले जो है वह 12 लाख संख्या होती है। तो 12 लाख बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों की संख्या पाई जाती है। ये कौन से नरक की चर्चा है? तीसरे नरक की चर्चा है। इस प्रकार से तीसरे नरक में 9 पटल, 15 लाख कुल मिला के बिल, इसमें 3 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले, 12 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले, इसमें 9 इंद्रक बिल और 1476 श्रेणीबद्ध बिल। ये सब विस्तार तीसरे नरक का है। और इन बिलों में नारकी जीव पाए जाते हैं। कल अपन ने जो चर्चा की वो यहां पर भी लागू होगी कि तीसरे नरक तक देव, भवनवासी देव आते हैं और यहाँ पे जीवों को भिड़ाते हैं, एक दूसरे का झगड़ा कराते हैं। यह तीसरा बिल है, तीसरे पृथ्वी का बिल है। और तीसरे पृथ्वी तक ही वह भवनवासी देव आके इन नारकी जीवों को भिड़ाते हैं। इस बिल के आगे तक कभी वो भवनवासी देव जा नहीं सकते। ऐसे यहाँ पर भी 4 प्रकार के दुखों की चर्चा जो कल अपन ने की थी। एक तो उस स्थानगत दुख की चर्चा, दूसरे परिणामगत दुखों की चर्चा, तीसरे भवनवासी आदि देवों के द्वारा देवकृत किए गए दुखों की चर्चा, और चौथे एक दूसरे जीवों को मार काट वाले दुखों की चर्चा जो कल अपने विस्तार से की।
आज वही विस्तार नहीं करेंगे। तो वो जो 4 प्रकार के दुख नारकी जीवों को मैंने कल बताए थे, वो यहाँ तीसरे नरक में भी पाए जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 प्रकार के दुखों की चर्चा तीसरे नरक तक ही पाई जाएगी। इसके आगे 4 प्रकार के दुखों की चर्चा नहीं पाई जाती। इस प्रकार से यह तीसरे नरक का सामान्य कथन देखा। अब देखो इसके आगे इसकी चर्चा करते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है, ये तीसरे नरक का पहला पटल। मैंने बताया था कि ये तुलना तो अपन छठे नरक तक करने वाले हैं, क्योंकि यह छठे नरक तक ही पटलों की संख्या पाई जाती है। 7वें नरक में तो एक ही पटल है, तो उसकी तुलना नहीं करेंगे, उसका स्वरूप डायरेक्ट वहां पर समझेंगे। तो ये तीसरा नरक, तीसरे नरक का पहला पटल, पहले पटल में एक इंद्रक बिल। यहां देखना 25 श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं, वो भी दिशागत और विदिशागत 24 प्रकार के 24 बिल पाए जाते हैं। मतलब दिशागत श्रेणीबद्ध बिल 25 पाए जाते हैं और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल 24 पाए जाते हैं। ये पहले पटल की चर्चा है। और इसके अंतिम पटल की चर्चा करेंगे तो एक श्रेणीबद्ध बिल, उसके एक इंद्रक बिल, उसके बाद अंतिम पटल में 17 श्रेणीबद्ध बिल जो दिशागत पाए जाते हैं और विदिशागत 16 श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इंद्रक बिल पाया जाता है, उस इंद्रक बिल की ऊंचाई 2 कोस होती है। श्रेणीबद्ध बिल की 2 कोस 2/3 इतना श्रेणीबद्ध बिलों की ऊंचाई होती है। और प्रकीर्णक बिलों की ऊंचाई देखेंगे तो 4 कोस, 4 2/3 कोस, 4 पूरे और 2/3 कोस, इतनी ऊंचाई श्रेणीबद्ध बिलों की होती है। ऐसे क्रम प्राप्त जैसे जैसे हम अगले नरक में पहुंचेंगे, वैसे वैसे इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इस तीसरे नरक में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों की संख्या और उनकी ऊंचाई का प्रमाण यहां पर बताया जाता है। ऐसे ये तीसरे नरक का विस्तार देखा जाता है। आ गया समझ में? मैंने यही बात कही थी, ये जब आपको नरक का स्वरूप समझ में आए, पटल का स्वरूप समझ में आए, तो आगे के नरकों में वही है, लेकिन संख्या सिर्फ कम अधिक होती देखी जाती। इस प्रकार से तीसरे नरक का विस्तार यहां पर हमने देखा। अब हम थोड़े आगे की चर्चा करते हैं। देखिए आगे अपन पहुंचेंगे अभी चौथे नरक के पास। चौथा नरक, पहला नरक, देखिए मैं अभी आपको गिनाता जाऊंगा तो 7वें नरक तक चर्चा करेंगे, तो इन 7 नरकों के नाम याद हो जाने चाहिए। पहला रत्न प्रभा, दूसरा शर्करा प्रभा, तीसरा वालुका प्रभा, चौथा धूम प्रभा। उसकी चर्चा अभी अपन यहां पर करने जा रहे हैं। तो ये चौथा नरक, इसकी भी पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह भी पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरी पृथ्वी फैली हुई है। उसके बीच में एक राजू चौड़ाई वाला
और 24,000 ऊंचाई वाला, ऐसा यह नरक के बिल को धारण करने वाला इस पृथ्वी का भाग है। ये सब आपको याद में आ रहा ना? मैं जैसे बोलता जाऊंगा तो आपको याद आना चाहिए, क्योंकि 3 अधोलोक का जो प्रमाण है बढ़ता जाएगा तो इस पृथ्वी की ऊंचाई तो घटती जाएगी लेकिन चौड़ाई बढ़ती जाएगी। आ गया समझ में? पहला नरक था 1,80,000 योजन ऊंचा, दूसरा नरक था 32,000 योजन, तीसरा नरक था 28,000 योजन और ये चौथा नरक है 24,000 योजन। ये ऊंचाई की अपेक्षा। चौड़ाई की अपेक्षा पहले नरक की चौड़ाई बहुत कम थी, दूसरे नरक की उससे ज्यादा थी, तीसरे नरक की उससे ज्यादा है और चौथे नरक, नरक मतलब पृथ्वी, चौथी पृथ्वी की चौड़ाई उससे भी अधिक है, क्योंकि दोनों तरफ इस लोक के अंतिम भाग को स्पर्श करते हैं। तो नीचे नीचे जाएंगे तो उनकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी लेकिन ऊंचाई घटती जाती है। जैसे ऊंचाई घटती है वैसे पटलों का प्रमाण भी घटता है, बिलों का प्रमाण भी घटता है। तो देखिए चौथा नरक है, इस चौथे नरक में ऊंचाई 24,000 योजन है, उसमें से ऊपर 1,000 योजन छोड़ दीजिए, नीचे 1,000 योजन छोड़ दीजिए, बीच में 22,000 योजन ऊंचा और 1 राजू चौड़ा, ऐसा इस पृथ्वी का जो भाग है, इस भाग में ही नारकी जीवों के बिल पाए जाते हैं। अब इसमें 7 पटल पाए जाते हैं। तीसरे नरक में कितने पटल थे? 9 पटल थे, इसमें 7 पटल पाए जाते हैं। इससे आपको पता चला होगा कि 2 के क्रम से पटलों की संख्या कम होती जाती है। पहले नरक में 13 पटल थे, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, ऐसे 2-2 पटल कम होते जाते हैं। इस प्रकार से 22,000 ऊंचाई में 7 पटल पाए जाते हैं। इन 7 पटलों में कुल मिला के 10 लाख बिल पाए जाते हैं। ठीक है, इस 10 लाख बिलों को जब आप 5 से भाग दोगे तो 2 लाख बिल तो संख्यात योजन विस्तार वाले होते और 8 लाख बिल तो असंख्यात योजन विस्तार वाले होते। संख्यात योजन विस्तार और असंख्यात योजन विस्तार को मैंने बताया था। जो संख्या के द्वारा उन बिलों का अंतर देखा जाए उसको संख्यात कहते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि पहला इंद्रक बिल जो है, पहले पृथ्वी के पहले पटल में जो इंद्रक बिल है उस बिल की चौड़ाई है 45 लाख योजन और अंतिम 7वें नरक में जो एक पटल है उस पटल में होने वाले इंद्रक बिल की चौड़ाई है 1 लाख योजन। मतलब अपन ने जो जम्बू द्वीप का विस्तार देखा था और 2.5 द्वीप का विस्तार देखा था उसकी तुलना यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2.5 द्वीप है 45 लाख योजन और जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन। तो पहले नरक का, पहले पृथ्वी के पहले पटल के इंद्रक बिल की चौड़ाई है 45 लाख योजन और अंतिम पृथ्वी के पटल में होने वाले इंद्रक बिल की चौड़ाई है 1 लाख योजन। ये हम इंद्रक बिल की चर्चा कर रहे हैं और वो इंद्रक बिल 45 लाख से 1 लाख योजन तक हर पटल में घटता जाता है, कम कम होता जाता है, छोटा छोटा होता जाता है। वह कैसे छोटा होता जाता है उसको अभी देख सकते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये आपके सामने है, यह इंद्रक बिल है। यह इंद्रक बिल, पहला इंद्रक बिल लेंगे
तो वह 45 लाख योजन चौड़ा है और घटते घटते अंतिम इंद्रक बिल 1 लाख योजन बच जाता है और उसमें ऐसे इंद्रक बिलों का प्रमाण घटता जाता है। जैसे इंद्रक बिलों का प्रमाण घटता है वैसे श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण भी घटता जाता है, कम होता होता जाता है। क्यों? क्योंकि श्रेणीबद्ध बिल भी हर एक पटल में एक श्रेणीबद्ध बिल एक दिशागत कम होता है, तो दूसरे की दिशागत भी एक कम हो जाएगा, तीसरे दिशागत और चौथे दिशागत एक एक श्रेणीबद्ध बिल कम होता है। उसी प्रकार से विदिशाओं की भी चर्चा करेंगे तो विदिशाओं में भी एक एक इंद्रक बिल घटता जाता है। ऐसे घटते घटते इंद्रक बिलों की चर्चा चौथे नरक में यदि अपन करने जाए तो देखिए चौथे नरक में इंद्रक बिल 7 होते हैं, क्योंकि चौथे नरक में पटल 7 हैं तो हर एक पटल में एक इंद्रक बिल। उसके बाद श्रेणीबद्ध बिल, प्रश्नोत्तर की चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी तो अपन यहाँ पर थोड़े विषयगत चर्चा कर रहे हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इंद्रक बिल 7 हैं, श्रेणीबद्ध बिल चौथे नरक में 700 पाए जाते हैं और प्रकीर्णक बिल 9,99,293 9,99,293 ऐसे चौथे नरक में प्रकीर्णक बिलों की संख्या है और इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 10 लाख कुल मिला के चौथे नरक में होने वाले इंद्रक बिलों की संख्या पाई जाती। उसमें अभी मैंने आपको बताया कि 2 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, 8 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल पाए जाते हैं। अब ये संख्यात असंख्यात की चर्चा इसमें सभी ले लेना आप, इंद्रक बिल भी आ गया, श्रेणीबद्ध बिल भी आ गए और प्रकीर्णक बिल भी आ गए, क्योंकि इंद्रक बिल तो संख्यात योजन विस्तार वाले ही होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले ही होते हैं और प्रकीर्णक बिल संख्यात और असंख्यात दोनों प्रकार के विस्तार वाले होते हैं। तो यदि हम श्रेणीबद्ध बिलों की चर्चा करेंगे तो श्रेणीबद्ध बिल तो 700 है, लेकिन असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल तो चौथे नरक में 8 लाख हैं, तो बाकी के किस में पाए जाएंगे? इसमें ही पाए जाएंगे। इस प्रकार से यह सब संख्यात और असंख्यात की अधिकतर संख्या प्रकीर्णक बिलों में पाई जाती है, क्योंकि इंद्रक बिल तो लिमिटेड है, श्रेणीबद्ध बिल भी बहुत लिमिटेड पाए जाते हैं। ऐसे यह चौथे नरक में होने वाले 10 लाख कुल बिलों का विस्तार पाया जाता है। अब इन 10 लाख विस्तार में थोड़ी पटलों की अपेक्षा तुलना करें दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए ये चौथे नरक का पहला पटल, 7 पटलों में से यह पहला पटल, उसकी चर्चा अपन यहां पर कर रहे हैं। इस पहले पटल में सेंटर में है यह इंद्रक बिल पाया जाता है, बाजू में दिशागत श्रेणीबद्ध बिल है और दिशागत श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या है 16 श्रेणीबद्ध बिल दिशागत चौथे नरक में पाए जाते हैं और विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल 15 पाए जाते हैं। ये कौन से? पहले पटल की चर्चा है। और अंतिम पटल मतलब 7वें पटल की यदि अपन चर्चा करें
तो 7वें पटल में बीच में एक इंद्रक बिल पाया जाता है। उसके बाद 10 संख्या में श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं और 9 संख्या में विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह पहला पटल और 7वें पटल की विस्तार से कंपेयर मतलब तुलनात्मक चर्चा अपन ने यहां पर की। अब यहां पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं वह इस इंद्रक बिल की चर्चा। इसमें चौथे नरक में इंद्रक बिल होता है 2 कोस 1/2 मतलब 2.5 कोस ऊंचाई वाला एक इंद्रक बिल चौथे नरक में पाया जाता है। उसके बाद श्रेणीबद्ध बिल जो है उनकी ऊंचाई 1/3 कोस 3 पूरे 1/3 कोस ये श्रेणीबद्ध बिलों की ऊंचाई है। और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा करें तो 5 पूरे 5/6 कोस इतनी ऊंचाई श्रेणी प्रकीर्णक बिलों की होती है। इस प्रकार से चौथे नरक में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल ऐसे बिलों की संख्या इन दिशागत, विदिशागत और इंद्रक बिलों की चर्चा यहां पर आती है। ऐसे पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक और ये चौथे नरक इनकी चर्चा यहां पर की गई। देखना यदि क्रम प्राप्त हम इसकी थोड़ी सी तुलनात्मक चर्चा करें तो पहले नरक में इंद्रक बिल भी ज्यादा थे, श्रेणीबद्ध बिल भी ज्यादा थे और प्रकीर्णक बिल भी ज्यादा थे। दूसरे में पटल घट गए तो इंद्रक बिल भी घट गए, श्रेणीबद्ध बिल भी घट गए और प्रकीर्णक बिल भी घट गए। ऐसे जैसे जैसे आगे के नरकों की चर्चा करेंगे वैसे वैसे इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल कम कम होते जाएंगे। इस प्रकार से यह चौथे नरक तक इस श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक और इंद्रक बिलों की चर्चा की। अब इसको जानने से फायदा क्या? थोड़ी कल से मैंने इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ की है कि हम सोचते हैं कि हमने नरकों को समझा, नरकों को देखा, लेकिन नरकों को देखकर, नरकों को जानकर हमें फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? सिर्फ क्षेत्रगत जान लिया हो गया काम? क्षेत्रगत जानने से, क्षेत्रगत नरकों को जानने से क्या फायदा, मैं आपको यह पूछना चाहूंगा। क्योंकि क्षेत्रों को देखा, 3D में देखा, एनिमेशन के माध्यम से देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या अच्छा लगा? नरक अच्छा लगा, नरकों के बिल अच्छे लगे कि नरकों के बिलों में होने वाले नारकी जीवों के दुख अच्छे लगे? लगे क्या अच्छे आपको? समझना, यह जीव इन नरकों में अनंत दुखों को वेद रहा है, अनुभव कर रहा है। अनंत दुखों को इसलिए बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कुछ देर पहले 4 प्रकार के दुखों की चर्चा कर रहे थे, अभी अनंत दुख की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के दुख तो तीसरे नरक तक थे, चौथे नरक में 4 प्रकार के दुख नहीं होते, ये मैंने वहां पर बताया था, यहां पर भी बताता हूं। क्योंकि चौथे नरक में असुर कुमार जाति के देव, जिसमें उनकी अम्बरीश यह जाति पाई जाती है, वे देव यहां तक नहीं आ पाते। इसलिए चौथे प्रकार का जो दुख है, देवकृत दुख, वो दुख चौथे नरक में नहीं पाया जाता। सिर्फ 3 प्रकार के दुख यहां पर पाए जाते, क्षेत्रगत, भावगत और एक दूसरे नारकियों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख। क्षेत्रगत दुखों की चर्चा तो अपने इसकी पहले की, आपको याद होगी
कि चौथे नरक तक, पूरे नरक तक उष्ण होते हैं। पांचवें नरक में 1/5 भाग उष्ण होता है और 4/5 भाग शीत होता है। तो इस चौथे नरक तक तो सब नरक उष्ण होते हैं, गर्मी से भरे हुए होते हैं। ये हो गया एक प्रकार का दुख। दूसरे, एक नारकी दूसरे नारकी को अलग अलग आकार लेके एक दूसरे को मारते रहते हैं। कभी छुरी का आकार बनाया, कभी तलवार का आकार बनाया, ऐसे अलग अलग आकार लेके एक दूसरे को मारते रहते हैं। और दूसरा, तीसरा मानसिक दुख यहाँ पर होता है कि यहाँ का जीव कभी सुखी, समाधानी, शांत परिणामी नहीं होता। ये कौन से नारकियों की चर्चा चल रही है? मिथ्या दृष्टि नारकियों की चर्चा चल रही। इसलिए मैंने ये विषय छेड़ा था कि यह जीव जो कि मिथ्या दृष्टि है, वह यहाँ के स्थान में और स्थानगत प्राप्त शरीर में इतना एकत्व करते हैं कि परिणामों में शांति प्राप्त नहीं हो पाती। अक्सर एक दूसरे के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं या अपने परिणामों के द्वारा दूसरों को संश्लेषित करने के परिणामों से स्वयं संश्लेषित हो जाते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि अनंत दुखों को भोगते हैं। अनंत क्यों कहा? क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं जब यहाँ के जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, अपने परिणामों को शांत कर पाए। लेकिन यहाँ पर सम्यक्त्व भी प्रकट होता है। ऐसा मत समझना कि नरकों में सम्यक्त्व प्रकट नहीं होता। नरकों में 3 प्रकार के सम्यक्त्वों की चर्चा सर्वार्थ सिद्धि में आई। उसमें से मूल सम्यक्त्व की चर्चा आई, वह दुखों का वेदन करते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति। जब वह दुखों को भोगते हैं, दुखों को वेदन करते हैं, दुखों को सहन करते हैं, तब उनको पूर्व भव के संस्कार स्मरण में आते हैं। देखना, पूर्व भव के संस्कार सुख में ही स्मरण नहीं आते, दुख में भी स्मरण में आते हैं। वो एक कहावत है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। इसी प्रकार से यहाँ पर दुख होता है तो उनको पूर्व भव के संस्कार याद आते हैं और उन संस्कारों के द्वारा जो धर्म संस्कार हुए, उन धर्म संस्कारों को याद करके यह जीव अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, अपने स्वरूप को ज्ञान में लेते हैं और ज्ञान के माध्यम से उसका चिंतन करते हुए उस स्वरूप में लीनता करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुविधाओं में ही आत्मानुभव किया जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, बल्कि असुविधाओं में भी अपने स्वरूप का चिंतन और ध्यान बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। मुनिराज भी गर्मी में पहाड़ की चोटी पे बैठ के आत्म साधना करते हैं। मुझे बताओ, गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पे बैठने पर सुख सुविधाएं मिलेगी कि असुख सुविधाएं मिलेगी? हम ध्यान करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान और चिंतन मात्र आराम से फैन के नीचे बैठ के उसमें करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं इतना यही कहना चाहता था कि जो हम यहां पर नरकों के बारे में यदि चर्चा करें तो नरकों में अनंत दुखों को जीव वेद रहा है, अनंत दुखों को भोग रहा है और अनंत दुखों को भोगते हुए वह जीव पुरुषार्थ पूर्वक सुखी हो सकता है। यदि पुरुषार्थ करेगा तो उन सुखों को अवश्य भोगेगा,
और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उस सुख को यह जीव भोग नहीं सकता। इसलिए इतना यहाँ पर समझने की बात है, समय होता जा रहा है, तो इतना यहाँ पर समझने की बात है कि यदि नरकों में हमने स्थानगत नरकों की चर्चा की, तो स्थानगत नरकों की चर्चा करते हुए नारकी जीवों के दुखों को अभी स्मरण करें, और ऐसे दुखों से यदि हमें बचना हो तो हमें आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान करना चाहिए। तभी इन नरकों को और उनके बिलों को, उनके स्वरूप को जानने की सार्थकता हमें मिल सकती है। ऐसे हम इन नरकों के स्वरूप को जानते हुए अपने स्वरूप को जाने, इतना कह के आज का विषय यही रुकते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट में पूछ लीजिए, फिर आगे की अपनी गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए। नरकों में जाना पड़ता है, क्या कैसे बोल रहे हैं भाव आप? थोड़ा रखते फिर हैं, एक बार बोलिए। कैसे हाँ, परिणाम कैसे खोटे होते हैं, किस कारण से नरकों में जाना पड़ता है? उसकी चर्चा तो अपन परसों करने वाले हैं। वो पूरा किस कारण से नरक में बाहर आ जाया सकता है और किस कारण से नरकों में जाया जा सकता है, इनकी चर्चा अपन परसों करने वाले हैं। पंडित जी, ठीक है। अगला इंद्रक बिल और ये क्या नाम से प्रकीर्णक बिल, ये क्या श्रेणीबद्ध क्या बिल। बातें हैं? ये बिल मतलब मैंने पहले दिन बताया था ना, गड्ढे हैं, ये इनके आकार हैं और वहां पे रहने वाले जीवों के स्थान की चर्चा है। इंद्रक बिल, बीच में जो बिल होता है उसका नाम इंद्रक बिल है। जैसे अपने लड़के का नाम अपन महावीर करते हैं, तो महावीर मतलब महावीर भगवान नहीं है, उसका हाँ, नाम है। इसी प्रकार से यहाँ पर बिल है, इसमें नारकी होते हैं, तो यहाँ स्थानगत होने वाले बिल को इंद्रक बिल कहा जाता है। ये यहाँ पे होने वाले बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है, और ये बीच में बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहा जाता है। वो नाम है उनके। अच्छा। और ये पटल किसे ठीक कहते है। हैं भैया? पटल? आप परसों की क्लास एक बार फिर देख लीजिए, उसमें मैंने पटल का पूरा 3D में दिखा के आपको विस्तार से बताया है। अच्छा, आप एक बार वो क्लास ओपन कीजिए तो वहां विस्तार से पता चलेगा। ठीक फिर ठीक। भी कल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दिखा के। अभी उसको मेरे को निकालना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ, ठीक है पंडित जी। ओके, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय। अगला किसी का प्रश्न हो तो तुरंत पूछ लीजिए। हाँ, रेखा जी पूछिए। पूछिए प्रश्न। रेखा जी, आप अनम्यूट कीजिए। जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा है तो फिर आगे के कार्यक्रम में डिस्टर्ब नहीं हो जाए। हो रहा है आपका? भाई साहब, शायद कुछ प्रॉब्लम है उनको नेटवर्क का, ठीक इस वजह है, से। हाँ, चलिए आज तो यहीं रुकते हैं। और 1-2 के प्रश्न हैं, अपन क्या करेंगे, कल शुरुआत में आपके प्रश्न लेंगे और फिर बाद में आगे की चर्चा करेंगे। अभी 8 बज चुके हैं, अगले प्रोग्राम का समय हो चुका है। आज अपन यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।